स्वागत है आप सभी का हमारे सीयूटी जीटी 2026 के सबसे पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एनटीए के वो फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं ये हर बार सीयूटी में रिपीट होते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आप तो गाइड करते हो, ये लेक्चर्स कैसे आ रहे हैं। बच्चों, हर साल मैं देखता हूं कि सीयूटी में जीटी के स्टूडेंट्स कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। ना अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनसे आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कई चैप्टर्स के लिए आपको एसएससी और इवन कैट लेवल के टीचर्स के लेक्चर्स देखने पड़ जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस इस चैनल पर बच्चों आपको मिल जाएगा, जहां मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं और सीयूटी लेवल के हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ पूरा अप्रोच आपको बताया जाएगा, कैसे ये सवाल सॉल्व होते हैं और कई सारी ट्रिक्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा भी आपको ये लेक्चर लगे एक रिव्यू कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस तरीके के इंग्लिश के भी लेक्चर्स आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाउ चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड। एक एनालिसिस में आपको बता दूं, सीयूटी 2022 से 25 में आज तक एनटीए ने जीटी के जितने पेपर्स बनाए हैं, हर पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड 1 से 2 सवाल हर बार देखने को मिला है। मतलब इस चैप्टर की वैल्यू 5 से 10 मार्क्स के बीच में है, तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्वेश्चंस आसान आते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन हु वॉक्ड फॉर 15 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ ऐसे क्वेश्चंस को देख के साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो बोल सकते हैं यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन वो स्टैटिक जीके में फंसते हैं। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि उन्हें मैथ्स को टच करे भी अराउंड 2 साल हो गया होता है, लेकिन वो स्टैटिक जीके में अच्छा करते हैं। तो हर स्ट्रीम का अपना मेरिट डिमेरिट होता है। नाउ आगे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, एलआर, क्वांट्स और जीके के भी, तो स्टे कनेक्टेड। नाउ ऐसे सवालों को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले जो गिवन होता है वो नोट डाउन कर लिया करिए। जैसे टाइम गिवन है दैट इज ऑफ 15 मिनट्स, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो सकती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। स्पीड है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर और हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ऑप्शंस आप देखिए, ऑप्शन में सारे जो डिस्टेंस की वैल्यूज है ये मीटर में है, तो इसका मतलब हमें इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और अगर मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू कन्वर्ट होती है, इसका मतलब हमें जो टाइम 15 मिनट्स दिया हुआ है हमें इसे भी 6 सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। ये कैसे होता है, बहुत बेसिक सा यूनिट कन्वर्जन है। सिंपली मिनट को अगर आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह अगर आपको फाइंड आउट करना है 15 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो सिंपली इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह आपने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा होगा कि भाई किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसे क्या करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ आगे इसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। आपको पता होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सिंपली क्या करिए, अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ एस और टी की वैल्यू हमें पता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, तो सिंपली अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो क्या वैल्यू आ रही है भाई स्पीड की, 3 × 5/18। इसी तरह यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 15 × 60। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 3 1 जा, 3 6 जा, 6 1 जा, 6 10 जा, 15 5 जा 75, 75 × 10 750 मीटर्स। क्या ये अपने ऑप्शन में है? सो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। सो ये अप्रोच बच्चों आपको रखनी चाहिए। मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, एंड तक कनेक्टेड रहिए। एंड कई बच्चों का सवाल होता है भैया रफ शीट मिलती है या नहीं मिलती। यस, आपको सेंटर पर रफ शीट दी जाती है। ऑल्सो बच्चों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सीयूटी के अंदर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे कम सवाल आते हैं, सो दैट इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकें। और इफ यस तो आप सभी के लिए मेरी चैप्टर वाइज वेटेज शीट्स फॉर डोमेन्स लैंग्वेज की ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, एंड फॉर जीईटी आपको मिल जाएगी, वो भी अपडेटेड वाली, जो इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके बनाई गई है। इतने सारे पीवाईक्यूज एनालाइज करके बच्चों शीट्स आपके लिए बनी है, जिसमें हमारी बहुत मेहनत लग जाती है। सो इसीलिए ये शीट्स का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स को दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो चिंता मुक्त रहो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। जब ये शीट्स हमारे द्वारा रिलीज होंगी तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही एक्सेस मिलेगा। सो फ्री में है, क्यों इसे छोड़ोगे। नाउ बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। पिछला वाला जो था वो था स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड, जो क्वांट्स का था। ना बच्चों, ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बच्चों ने क्या पता नहीं देखा हो इस तरीके का सवाल, लेकिन प्रीवियस के पेपर्स में इस तरीके के पैटर्न के सवाल बहुत बार देखने को मिले हैं और कई बच्चे ऐसे सवालों को आंसर नहीं भी कर पाते हैं। तो मैं आप सभी को भी एक ऐसा मेथड बताऊंगा, उसे फॉलो कर लेना, आंसर क्विकली निकल आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज अ गुड बॉय इज रिटन एज PAJAKANA
and she is a brave girl is written as RATAKADA. Now find the code for is. So यहाँ पर जो is लिखा है और यहाँ पर जो is लिखा है, हमें इसका कोड फाइंड आउट करना होगा. ये कैसे कर सकते हैं, बस ये मेथड याद रखना, ठीक है. ही इज गुड बॉय. सो बच्चों आपको जो रफ शीट मिलेगी ना उसमें इस तरह लिख लेना. अगला क्या है, शी इज ब्रेव गर्ल. ठीक है, अब इन्हें कैसे कोड किया गया है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. सो इट इज PAJAKANA. इसी तरह शी इज ब्रेव गर्ल को कोड किया गया है एज RATAKA&DA. अब आप बोलेंगे भैया ठीक है इतना कर लिया, अब आंसर कैसे निकलेगा. सिंपल सा काम आपको करना है, दैट इज ऑफ कंपैरिजन. क्या कंपेयर करना है, पहले तो ये जो दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इन्हें कंपेयर करो. क्या कंपैरिजन करना है, पहले अच्छे से पढ़ो. ही इज गुड बॉय, अगला क्या है, शी इज ब्रेव गर्ल. सो कंपैरिजन करने में दिखता है कि ओनली इज ही वो वर्ड है जो दोनों लाइन में कॉमन है, बाकी सारे जो वर्ड्स यूज करे गए हैं ये अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं. अब आपको क्या करना है, ये पता चल गया क्या है कॉमन. अब आप नीचे जो कोड्स दे रखे हैं इन्हें कंपेयर करिए. तो इन्हें जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि PA जो है ये नीचे कहीं गिवन नहीं है, JA जो है ये भी नीचे कहीं गिवन नहीं है, लेकिन KA जो है ये हमें कॉमन देखने को मिल गया है और NA भी नीचे गिवन नहीं है. इसी तरह RA भी ऊपर नहीं है, TA भी ऊपर नहीं है, DA भी ऊपर नहीं है. तो कोड में हमें दिख गया है कि ओनली कॉमन चीज है दैट इज KA. सो ऊपर की स्टेटमेंट में कॉमन क्या था, इज, इसीलिए कोड में जो एक कॉमन निकल के आया है दैट इज KA. इसका मतलब इज कोडेड एज KA. तो क्या हमारे ऑप्शन में KA गिवन है. सो यस, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर. सो इस तरीके से बच्चों हमें ये वाले सवाल सॉल्व करने होते हैं. आई होप ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी. नाउ बच्चों ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये है नंबर सीरीज से रिलेटेड. नाउ एक चीज आप जान लीजिए, GAT एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो उसके अंदर सीरीज रिलेटेड सवाल तो आपको 2-3 देखने को 100% मिलेंगे. कुछ हो सकता है अल्फाबेट सीरीज हो, कुछ नंबर सीरीज हो और कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हो. ये है नंबर सीरीज से रिलेटेड. इसमें ना हमें अगर फटाक से आंसर निकालने तो पता करना होगा कि यार इसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. नाउ सिर्फ सीरीज को अगर आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे. कैसे, मैं आपको बताता हूं, नोट डाउन कर लेना अगर पॉसिबल हो. सबसे पहली चीज, अगर आपको दिखता है कि नंबर्स इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें आप समझ जाइएगा कि उसमें प्लस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा. इसी तरह अगर आपको दिखता है कि नंबर्स धीरे धीरे इस तरीके से घट रहे हैं तो उसमें आप समझ जाइएगा कि माइनस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. लेकिन अगर आपको दिखता है कि यार नंबर्स सडनली इतनी तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा. और फोर्थ, अगर आपको दिखता है कि नंबर्स बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं तो उसमें आप समझ जाइएगा कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. इतना अगर आपने दिमाग में रख लिया तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो. क्या दिख रहा है आपको, 8192 से सीधा कहाँ गए हम, 2048. 2048 से आगे ऑब्वियसली चीज घट ही रही होगी, लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है, 128 फिर एकदम से कम हो गया, 32 एंड देन हो गया 8. तो सडनली क्या हुआ है, चीजें तेजी से गिरी हैं. तो मैंने ये किस में बताया था आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 में, कि जब आपको दिखे तेजी से चीजें गिर रही हैं उसके अंदर डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा. अब कैसे हो रहा होगा बस हमें यही पता करना है. सो जस्ट लेट मी इरेज दिस एरिया. ठीक है, क्या हो रहा है, 8192 से सीधा 2048 पर मूव किए हैं. सो 8192 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो मतलब पहली डिजिट 4 बनेगी, लेकिन अगली में पहली डिजिट 2 बन रही है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो आगे टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है. अब देखते हैं 8192 को मैं किससे डिवाइड करूं कि आगे 2 आ जाए. 4 1 जा 4, 2 जा 8, तो आई थिंक 4 से डिवाइड करना चाहिए. सो 4 2 जा 8 हो गया, 0, 4 4 जा 16, फिर 32, देन 4 8 जा 32. ठीक है, तो अगला जो हमारा आंसर है 2048 ही आ रहा है जब हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं. अब आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है. सो 1 to 8 को भी अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 32 आएगा, और 32 को भी जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा. तो इसका मतलब 2048 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो जो आंसर आएगा वही यहाँ पे वैल्यू बनेगी. तो 2048 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4045 5 जा 20, तो क्या आ रहा है 5 से, फोर्थ ऑप्शन 512 इज योर करेक्ट आंसर. तो बस इस तरीके से आपको आंसर निकालने होते हैं. नाउ बच्चों ये जो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड. कई बच्चों को नहीं पता होगा, रीजनिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वर्बल रीजनिंग और अगली आती है नॉन वर्बल रीजनिंग. तो इस तरीके के सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट बनते हैं. नाउ कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है ये हम समझते हैं. नाउ कौन सी पिक्चर इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी, तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो पिक्चर है और ये वाली पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है. तो इस पिक्चर से जब ये यहाँ मूव करती है तो क्या चेंज आ रहा है, अंदर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है,
बस जो ट्राइंगल है जो सीधा था ये इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है। इसी तरह ये वाली पिक्चर जब फोर्थ पोजीशन पे आएगी तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ट्राइंगल जो है इन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्लैक वाली पोजीशन भी यहाँ पे रहेगी। तो हम लोगों ने एनालाइज करके फोर्थ पिक्चर बना ली है। अभी किससे मैच कर रही है? फर्स्ट से नहीं, सेकंड से नहीं, थर्ड से नहीं, ओनली फोर्थ से। सो फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। इसी तरह एक और नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल करते हैं, इसी तरह आपको समझ आएगा कैसे आंसर किए जाते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, कौन सी पिक्चर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी ना? तीनों का स्ट्रक्चर सेम है तो अब तीनों को हमें साथ में एनालाइज करना होगा ना। फर्स्ट से सेकंड पिक्चर पर जब हम मूव कर रहे हैं तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये सेकंड पर आ गया है, और सेकंड से जब हम थर्ड पिक्चर पे जा रहे हैं तो ये ब्लैक वाला पार्ट सेकंड से थर्ड पे आ गया है। तो इसका मतलब अब जब हम थर्ड से फोर्थ पिक्चर पे जाएंगे तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये यहाँ कहीं फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। नीचे का देख लेते हैं। तो अब नीचे हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट पिक्चर में ये चीज़ जो लास्ट में थी, अब जब हम अगली पिक्चर पे मूव करें तो ये सेकंड पे आ गई, उससे अगली में ये थर्ड पे आ गई। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ कहीं बना होगा। कोई सी है ऐसी पिक्चर? नहीं है। फर्स्ट नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है, सेकंड नहीं है। सो इसका मतलब फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हम अब सॉल्व करते हैं ना बच्चों। ये जो अगला क्वेश्चन है ये है डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ते हैं। आकाश लीव्स फ्रॉम हिज स्कूल एट 5:30 AM. ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर. ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो टाइम दे रखा है ये फालतू है, इससे रिलेटेड कोई आंसर नहीं निकल पाएगा। तो हमें जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो थोड़ा एक डायग्राम बनाना चाहिए। सो ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। सो चलो वो इस पॉइंट पे था, वो साउथ की तरफ मूव करने लगा। कितने किलोमीटर मूव किया? 20 किलोमीटर। ऐसे लिखते रहिए। फिर अब यहाँ से ये क्या किया? टर्न किया लेफ्ट। तो इस पोजीशन पे खड़े होकर इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा। सो ही वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए। तो इसका नाम कर दीजिए पॉइंट ए। अब ये यहाँ से राइट मूव करता है तो राइट अगेन नीचे की तरफ आएगा एंड दिस इज गोना बी 14 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर ये क्या करता है? यहाँ से फिर से ये टर्न लेता है राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। सो इस पोजीशन से इसका राइट इस तरफ आएगा। ठीक है, ही मूव्स 10 किलोमीटर। अब क्या पूछा जा रहा है? हाउ फार इन किलोमीटर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम पॉइंट ए। तो अभी यहाँ खड़ा है और अब पूछ रहे हैं ए से कितना दूर है। तो ऐसे ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक तरीके से ये क्या बन गया? हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। तो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। क्या है? चलो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसान हो जाए। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है AB का ही। तो 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना होगा? 100 प्लस 196 इट विल बी 296। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये निकल के आएगा 2√74। 2√74 है, लेकिन मतलब पहले अच्छी बात है ना, ऐसे एलिमिनेट करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कट गए, थर्ड एंड फोर्थ में अब हमें आंसर निकालना है। तो ये अच्छी बात है, मेन निकल आया है दैट इज 2√74। अब डायरेक्शन निकालना बहुत आसान होता है। ये कैसे निकलेगा? तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे इस तरह मार्किंग करिए और ये कर लीजिए। ठीक है, क्या दिख रहा है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये किसके बीच में आ रहे हैं? साउथ वेस्ट दिख रहा है ना, साउथ वेस्ट के बीच में इनका डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब थर्ड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इसके आंसर्स निकाले जाते हैं। ना बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये है क्लॉक से रिलेटेड। क्लॉक कैलेंडर आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये भी। क्या सवाल है सामने? टाइम अपियर्स इन द मिरर 11:09, देन व्हाट टाइम इट विल अपियर इन द क्लॉक। ओके, मिरर बेस्ड सवाल है। तो ये कह रहा है कि एक सामने मिरर है, उसमें जो घड़ी है वो टाइम दिखा रही है 11:09, लेकिन अब हमें पता करना है कि असली क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा। समझ आया? मिरर में क्या टाइम हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या टाइम हो रहा होगा ये फाइंड आउट करना होगा। ये कैसे किया जाता है? बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, नोट डाउन कर लो। देखो, जब भी मिरर का सवाल आए तो क्या करो? 1160 टॉप पे लिख दो। क्या लिख दो? 1160। अब जो भी टाइम यहाँ पे गिवन हो उसे इससे माइनस कर दो, सब स्टार्ट कर दो। 11:09 माइनस कर दो 10, 5 क्या हुआ? 1, 5, 11 में से 11 गया 0। तो 0 और 51 कब होता है हमारी घड़ी में? जब 12 बज रहे होते हैं, तभी तो 0 0 लिख के आता है। तो इसका मतलब ये है 12:51। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? तो यस।
थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल ये था कि मिरर में ना हमें घड़ी जो है वो दे रही है 11:09 का टाइम बजा रही है, लेकिन असली में क्या टाइम हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। जब ऐसा सवाल आए तो आपको सिंपली जो टाइम गिवन होगा उसे 1160 से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया, बहुत ही ईजी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है भैया, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। अब आप देखिए कितने बचकाने क्वेश्चन है, इतने इजी सवाल भी कई बार एनटीए पूछ लेता है। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3x, 3x इधर आ जाएगा, सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 निकल आई। ये तो खैर मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था, बट कोई नहीं, x इज इक्वल टू 2 आ गया। नाउ बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं। आसान सवाल आते हैं तो मास्टरी हमें इनके अंदर कर लेनी चाहिए। एक चीज याद रखिए कि जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमें एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज याद रखिए, मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करना और फीमेल को हमेशा माइनस से डिनोट करना। इससे ना फैमिली ट्री जब बनाओगे तो इजीली समझ आएगा कि कौन फीमेल है कौन मेल है, याद नहीं रखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ए इज बीज सिस्टर। तो क्या करिए, ए इज बीज सिस्टर क्या है, ए बी की बहन है। तो हमने इन्हें क्या किया, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करें तो हमने यहाँ माइनस कर दिया। तो इजीली समझ आ जाएगा कि अच्छा ए जो है ये फीमेल है, लेकिन बी का जेंडर अभी नहीं पता है तो आप नहीं बोल सकते हो कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगला क्या लिखा है, सी इज बीज मदर। नाउ सी बी की मदर है, पता चल गया शी इज फीमेल। नेक्स्ट डी इज सीज फादर। अब जो डी है ये सी के फादर हैं तो हमने प्लस साइन दिया। एंड ई इज डीज मदर। अब ई जो है डी की मदर हैं। अब आप बोलेंगे भैया आपने इन्हें साथ में क्यों रखा है और इन्हें क्यों ऊपर किया है, बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस। जो भाई बहन होते हैं, बहन बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होता है तो इन्हें सामने रिलेशन में रख सकते हैं। लेकिन मदर, फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इनमें एज डिफरेंस आता है। तो इस तरह जब ट्री बनाओगे तो आपको पता चलता है कि अच्छा सबसे छोटे ये हैं, सबसे बड़े ये हैं। इसलिए हम लोग एक एक स्टेप ऐसे ऊपर करने लगते हैं जब एज डिफरेंस आने लगता है। नाउ सवाल में क्या पूछा गया है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए डी से कैसे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो बी का जो रिलेशन डी के साथ बनेगा, ऑब्वियसली ए का भी रिलेशन डी के साथ वो ही बनेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, रिलेटेड हैं, ए बी की सिस्टर हैं इसलिए। तो इस रिलेशन से अगर हम देखें तो बी डी के क्या लगे, ग्रैंड फादर। ठीक है, क्या लगे, ग्रैंडफादर। डी क्या लगे, बी के ग्रैंडफादर लगे। इसी तरह ए के डी क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बट द आंसर विल गो रॉन्ग, बिकॉज सवाल क्या है यहाँ पे, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। द क्वेश्चन इज नॉट हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ए कैसे डी से रिलेटेड है, तो ए डी के क्या लगेंगे, ग्रैंड, क्योंकि हमें इसका जेंडर पता है तो यहाँ आएगा ग्रैंड डॉटर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4th। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन आता है ना, इससे अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। रियली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। नाउ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, अच्छे से सॉल्व करो और जो इसका सही आंसर है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। पहले तो मुझे ये पता चल जाएगा कौन कौन एक्चुअली ध्यान से इस लेक्चर को देख रहा था और कौन सीरियस है और सॉल्व कर रहे सवालों को, ये मुझे पता चल जाएगा। तो जो भी आपका सही आंसर निकलता है बस कमेंट कर देना, जिसका सही आंसर होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, सो दैट बाकी को भी पता चल जाए। सॉल्व जरूर करो और कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने स्टैटिक जी के रिलेटेड सवालों पर। क्या है पहला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी उस जमाने में, इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप बोलेंगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, क्या सब याद रखने पड़ेंगे। द आंसर इज नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं बस उन्हें याद रखो। तो सिंपली चैट जीपीटी पर भी जाके आप सर्च कर सकते हो कि लिस्ट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आई शुड रिमेंबर फॉर माई CUET UG 2026 एग्जाम। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कई सारे आर्टिकल दे देगा, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें से ये भी एक आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 17। नाउ बच्चों एक सवाल और आ सकता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल था जो कश्मीर पे लागू होता था और 2019 में उसे एब्रोगेट किया गया। सो आपको पता ही होगा, कई मूवीज भी बनी है, एंड दैट इज आर्टिकल 370। इससे रिलेटेड सवाल आ रखा है CUET में, तो पता रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। सो यहाँ पे कीवर्ड है इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये क्या है, स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड सवाल, तो स्पोर्ट्स आपको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। ये है हमारे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सवाल। सो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी थीम है जो आपको अच्छे से कवर करनी चाहिए। इंडिविजुअल की बात हो रही है ना। कई बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि आप PV सिंधु को ही रिसेंट में जानते होंगे। सो PV सिंधु ने ओलंपिक में
सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है, बट यहाँ बात हो रही है गोल्ड मेडल की। तो ये जीता है मिस्टर अभिनव बिंद्रा ने, फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। नाउ ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से रिलेटेड कई बार कैपिटल के सवाल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स से सच बताना जिन्हें नहीं पता होगा उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल के बारे में। भाई अपना देश है, अपने सारे स्टेट्स की कैपिटल पता होनी चाहिए आपको, और इस तरीके के सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अभी के अभी जाओ और जाके सर्च करो मिजोरम की क्या कैपिटल है, अगर आपको नहीं पता, और वहाँ की 7 सिस्टर की सारी कैपिटल एक नोटबुक में नोट डाउन करो और उन्हें याद रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताना। नाउ नेक्स्ट, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन एज द डांस ऑफ द गॉड्स। बहुत सिंपल है, द करेक्ट आंसर इज ए, कथकली। सो डांस रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको इसके ये जो एक थीम है इसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 4 ऑप्शन है, बैटल ऑफ बक्सर, पानीपत, एंग्लो मराठा वॉर, सी इज द करेक्ट आंसर बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में लड़ी गई थी। ना ये सब वो इंपॉर्टेंट बैटल्स है बच्चों, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे जैसे ब्रिटिश रूल आया, ऐसी कौन सी बैटल हुई थी जिससे मुगल रूल इंडिया में आया, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होना चाहिए सारे फैक्ट्स, जैसे डीपेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, किस में सबसे ज़्यादा पानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो आई एम गिविंग यू दिस वन ऑल्सो एज एन होमवर्क, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। ना बच्चों मैंने फिर से बोला, जहां पे भी आपको देखे फर्स्ट, लास्ट, डीप, डीपेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसी चीजें आपको जहां मिले वो समझ लीजिए पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीयूटी में पूछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, अगर आपको पता हो, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो कौन थे वो, सी राजा गोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड मिस्टर बी आर अम्बेडकर थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो सी राजा गोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। सो अरुणाचल प्रदेश अगर हम देखें तो वो माउंटेनियस एरिया निकल आते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा को अगर मैप पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा मेनली मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं। सो जहाँ मिनरल्स होते हैं वहाँ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ डिफॉरेस्टेशन चलता ही रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सो ये है बच्चों आप सभी के, आगे और क्वेश्चन है। ओके, सो ये है आपके स्टैटिक जीके के सवाल। सो एक लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, लाइक एलआर, क्वांट्स एंड जीके। आगे चल के मैं आपके लिए डिटेल लेक्चर फॉर करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और लेक्चर्स आए, इंग्लिश के भी लेक्चर्स आए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी ज़रूर रिव्यू में नीचे डालिएगा। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।